बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़ीर मीरज़ा केस में आज मैं कुछ अपनी प्रेडिक्शंस ऐसी बताने जा रही हूं जो आने वाले वक्त में आप मेरी इस वीडियो को नोट कर लीजिएगा और आपको मालूम होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वैसे ही टर्न आउट होंगी। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ वो सामने लेकर आए हैं और उसमें से उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। और एक दो अहम पेशरफ्त हैं जिसमें कि मीर रज़ा अली का वो दोस्त जिसके बारे में मैं बार बार कह रही थी, मोहम्मद अहमद, वो अदालत पहुंचता है, अदालत में जाके वो जमानत लेता है कि मुझे बार बार हिरासा किया जा रहा है, मैं हर तरह की तफ्तीश में शामिल हो रहा हूँ लेकिन मुझे डर है, इसलिए उसे जाकर अपनी जमानत बाकायदा तौर पर ली है, जो कि गालबन कोई हफ्ते की जमानत उसको मिली है। मुझे एग्जैक्टली डेट्स का नहीं पता। तो ये सब कुछ तो हुआ ही है। उसके अलावा वो बहुत से दोस्त जिनसे कि मीर रज़ा उधार लिए हुए था और उधार मांग रहा था। अब यहाँ पर उधार की जो अहमियत है उसके पेश नज़र कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। उससे आपको केस थोड़ा-सा क्लियर होता दिखाई देगा। मीर रज़ा का उस दिन पिस्तौल लेके जाने का मोटिव असल में क्या था? और उसके अलावा फ़ोन जो उसके हाथ में था, जो मुसलसल रोशन दिखाई दे रहा था, वो एरोप्लेन मोड पर था। इसका मतलब ये है, देखिए पहले तो ज़हन में ये आता है कि शायद कातिलों से वो बातचीत में था, उसने उसको कहा होगा फ़ोन यहाँ पर फेंक दो, उसने फ़ोन फेंक दिया और उसके बाद वो आगे रवाना हो गया। फ़ोन फेंकने का मकसद एक ये भी होता है कि आपकी जियो फेंसिंग ना हो सके, ना मालूम हो सके कि आप कहाँ पर थे। फ़ोन जब तक आपके साथ है, आपकी लोकेशन वो बताता रहता है। बाद में कहीं भी फोरेंसिक में ये चीज़ जो है सामने आ सकती है। तो शायद इस वजह से उसको फ़ोन फेंकने के लिए कहा गया। लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जिस वक़्त वो गाड़ी से उतरता है उसके बाद से उसका किसी से राब्ता नहीं हुआ, बल्कि फ़ोन का कनेक्शन भी ऑफ था, यानी कि एरोप्लेन मोड पे लग रहा था। क्योंकि फ़ोन की लाइट ऑन थी, इसका मतलब है फ़ोन ऑफ नहीं किया था, लेकिन फ़ोन को लाइट या टॉर्च लाइट के लिए तो इस्तेमाल शायद किया जा रहा हो, लेकिन उसे एरोप्लेन मोड पर कर दिया गया था। उसके बाद फ़ोन का फेंका जाना। तो ये बात ज़ाहिर कर रहा है कि उस वक़्त या तो उसको पहले हदायत दी जा चुकी थी घर से निकलते हुए कि तुमने अपना फ़ोन फेंक देना है। और वो इतना उनसे शायद डरा हुआ था कि उसने उनके कहने पर फ़ोन फेंक दिया उसी वक़्त, क्योंकि उससे पहले शायद उसको ये भी हदायत दी हो कि तुम्हें टॉर्च लाइट उसकी ऑन रखनी है, क्योंकि हमें पता लगता रहेगा, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं। और वो लोग वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थे। उसकी भी एक बुनियाद, एक वीडियो और एक ऑडियो है जो कि इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि ये कातिल उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे, इनको पता था कहाँ-कहाँ पर कैमराज़ लगे हुए हैं और उन कैमराज़ से बचकर वो एक ऐसे स्पॉट पर थे जहां पर उन्होंने हर तरह का एहतमाम कर लिया, लेकिन एक गलती जो है उनको पकड़वाने की वजह बन गई। अब आगे चलते हैं। मीर रज़ा के फ़ोन फेंकने की एक और वजह भी हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो उसको हदायत दी गई हो, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो खुद ही ना चाहता हो, शायद वो इस इंटेंशन से निकला हो घर से कि वो लोग जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, वो जो मुझे मारने के दम पर है, या आर या पार, या आज मैं उन्हें मार दूँगा या आज वो मुझे मार देंगे। और हो सकता है जिन लोगों ने इसको बुलाया उनका मकसद इसको सिर्फ टॉर्चर करना हो, टॉर्चर करके वापस भेजना हो, लेकिन इसके पास असलहा देखकर शायद वो ट्रिगर हो गए हो और उन्होंने इसको जवाब में इस कदर अजियत का शिकार किया, क्योंकि उन लोगों को यकीनन मीर रज़ा से कोई चीज़ चाहिए थी या पैसे चाहिए थे। यकीनन पैसे ही चाहिए थे, क्योंकि मीर रज़ा आखिरी दिनों में अपने दोस्तों से उधार मांगता दिखाई देता है, ये कहता भी दिखाई देता है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, पता नहीं मैं दोबारा मिल पाऊँ कि ना मिल पाऊँ। अपने दोस्तों को उसने मैसेजेस किए हुए हैं, पैसों की उसे सख्त ज़रूरत थी, किसी से 80 लाख माँग रहा है, किसी से 3 करोड़ माँग रहा है। यहाँ पर एक दुःख भी होता है कि एक नौजवान जिसने इतना अपना ज़बरदस्त बिज़नेस खड़ा किया कि लोगों ने उसे अपना रोल मॉडल समझा, लोगों ने उसको कितना आइडियलाइज़ किया, लेकिन वो नौजवान किस तरह से इस दलदल में फँसा, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। हमारे नौजवानों के लिए भी ये एक लेसन होना चाहिए कि वो जानें कि किस तरह कभी-कभी पैसा बनाते-बनाते आप किसी जंगल, किसी दलदल में फँस सकते हैं कि जिसमें शायद मीर रज़ा फँसा था। ये सब बातें कहकर मैं किसी की दिल आज़ारी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस वक़्त उसके वालिदैन बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। माँ-बाप को पता नहीं लगता, उनका मासूम बेटा, वो जिसने बड़ी मेहनत की, और मेहनत करने के लिए शायद उसको ये रास्ता किसी ने दिखाया होगा कि इस तरह से तुम 2 से 4 और 4 से 6 बना सकते हो। बिज़नेस में ये होता है। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि आपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई उधार लिया। उधार तो हमने देखा है कि हमारी हिस्ट्री में उधार को अगर वो सूद ना हो तो उसे लिया जाता है। मुसलमानों में भी कोई इसमें बुराई नहीं समझी जाती। मैं अगेन इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि उधार लिया जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कैसे वो इन खौफनाक लोगों के चुंगल में फँस गया कि ज़िंदगी की बाज़ी हार गया। अब ये वीडियो जो है जिसके बारे में मैं बार-बार शुरू से ज़िक्र कर रही हूँ, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे रिपोर्टर है फ़हीम सिद्दीकी साहब, बड़े ज़बरदस्त ब्यूरो चीफ रहे जियो में गालिबन कराची में। और बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने भी कराची के ही इस दलदल में अपने बेटे को खोया है और इस दुःख को बड़े अच्छे से जानते हैं और बड़ा डीपली वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं स्टोरी को। उन्होंने थोड़ी-सी टाइमलाइन निकाली
और उसके बाद एक वीडियो में एक खास चीज पकड़ी है, जरा उसको सुनिएगा। जिसको वो घर से निकला, कितने बजे निकला, कितने बजे उसको ड्रॉप किया गया, उन्होंने बताया कि किस तरह से टैक्सी जो है वो उस किचन को पास कर गई थी जो कि उसका था, यानी किचन के पास नहीं उतारा, इसको जहां पर उतारा वहां से उतरने के बाद वो चलता हुआ जा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल चमक रहा है और उसके बाद उसने उस मोबाइल को फेंक दिया है। मोबाइल उसको ऑन नहीं था, उसके बाद उसने कोई कॉल अटेंड नहीं की, ना कोई कॉल की है। इसका मतलब ये है कि जो भी राबिते थे वो घर से निकलने से पहले ही थे। अब उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये आगे बढ़ा है, ये उस मस्जिद के पास से भी गुजरता है और उस गेस्ट हाउस के पास से भी गुजरता है। उस गेस्ट हाउस के पास से गुजरता है, वहां रुकता नहीं है, ये देखा गया सीसीटीवी में। उसके बाद ये उस मस्जिद के पास से भी गुजरता है जिसके सीसीटीवी कैमरे में ये आया है, यानी इसने वो मस्जिद और गेस्ट हाउस दोनों पास कर दिए। उसके बाद एक शादी हॉल है जिसकी बैक साइड से वो गुजर रहा है। यहाँ पर कुछ बड़ी मशकूक चीजें उन्होंने नोट की हैं और उसे मैंने भी ऑब्जर्व किया और उनकी फाइंडिंग को मैंने बड़ा ही डीप और बड़ा ही वैलिड पाया है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीमों को अब काम करना चाहिए। जैसे को उस शादी हॉल के बैक से गुजर रहा है और जो सीसीटीवी कैमरे में वो आ रहा है, उस कैमरे में जो एक चीज नोट की जाती है वो ये है कि वहां से मीर रजा तो गुजर रहा है और ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई इंसान नहीं है और लोग उस टाइम पे वहां से गुजरते नहीं है, अगर गुजरे तो बड़ी तेजी से गुजर जाते हैं। वहां पर उस कैमरे में आवाज भी आ रही है, यानी कि सिर्फ तस्वीर नहीं है बल्कि आवाज भी है। उस आवाज में मस्जिद में अजान की आवाज भी सुनाई देती है। उसी कैमरे में कुछ ट्रैफिक का शोर भी सुनाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ी ही मशकूक आवाज, एक ऐसी आवाज जैसे कोई मोटर बाइक वहां पर सामने की ऑन है, कोई मोटर बाइक है, उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस का एहसास। और फिर गोली चलने की आवाज, एक गोली चलने की आवाज। फिर उसके बाद शादी हॉल के अंदर से चौकीदार का बाहर आना, राइट और लेफ्ट देखना, यकीनन उसने उस गोली की आवाज या कोई आवाज ऐसी सुनी जिसपे वो चौकन्ना हुआ, बाहर आया और उसके बाद देखकर वो अंदर चला गया। उनका गुमान यह है कि इस जगह को अच्छे से डीपली चेक करना चाहिए, इस जगह का, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो एरिया है यहाँ पर फॉरेंसिक वगैरह किया जा रहा है, चीज़ों का मुआयना किया जा रहा है, फॉरेंसिक के लिए सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि पहाड़ जंगल, इन वजूहात की बिना पर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी इनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये मीर रजा का वहां से गुजरना, तो एक पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, यहाँ पर गोली के चलने की आवाज, मोटर बाइक के चलने की आवाज, लगता ऐसा है कि शायद ये जगह थी जहां पर केस को या तो उठाया गया या इसके साथ जो भी तशद्दुद किया गया या इसको जो भी मारा गया, ये कोई इसी एरिया के इर्द गिर्द हुआ है। इस जगह को नोट करना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा कुछ और मजीद जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से है, जहां पर गोली का खौल जो है उसको जांचने के लिए जो मशीनें, हम पहले भी केसेस रिपोर्ट करते रहे कराची में, ये बात मैंने पहले भी मेंशन की थी कि वहां पे जो मशीन जो खौल की जांच के लिए होती है वो उनकी नहीं है वर्किंग कंडीशन में, उसको ठीक करने या नई लाने के लिए कोई करोड़ों का, 70 करोड़ से ऊपर का खर्चा है, जिसकी वजह से वो कर ही नहीं रहे वो, और वो मैनुअल तरीके से खौल की जांच पड़ताल या फॉरेंसिक या जो भी वो करते हैं। तो इसलिए बड़ी मुश्किलात है उनको इस मामले में भी। जियो फेंसिंग में मैंने आपको बताया कि मुश्किलात है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ जंगल है। सिटी कोर्ट में बाकायदा तौर पे रिपोर्ट जो अब तक की बनी है पेश कर दी गई है, जिसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी शामिल है इनिशियल, उसके अलावा अभी तक की जो भी फाइंडिंग्स है वो सब कुछ उसके अंदर जो है शामिल है। 10 अफराद ज़ेर तफ्तीश हैं, जिनमें से मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनसे कि इसने कर्जा लिया हुआ था, और इसका दोस्त जो है मोहम्मद अहमद, वो भी इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, उनका कहना है कि थोड़ा परेशान लग रहा था, तो उसकी वजह भी वो ये कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो परेशान इसलिए हो कि वो इसमें कोई कल्प्रिट है, बल्कि हो सकता है परेशान इसलिए हो क्योंकि ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है और हर जगह मीडिया में उस वक्त उसका नाम आ रहा है कि एज अ पार्टनर ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे थे, कुछ करीबी ज़राए से मालूम ऐसा भी हुआ है, और ख़ास तौर पे मीर रज़ा के जो दोस्त हैं वो जो अवॉइड कर रहे हैं फैमिली से मिलने से, अवॉइड कर रहे हैं किसी सवाल का जवाब देने से, डर रहे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि मीर रज़ा की ज़िंदगी को जो ख़तरात थे, जिन ख़तरनाक लोगों से वो उनके बारे में जानते हैं, लेकिन चूँकि जान का ख़तरा है तो मुँह खोलने से वो अवॉइड कर रहे हैं मुँह खोलने को। और फिर वही बात, कुछ बड़े लोगों के नाम, कुछ बड़े लोगों के राबते, और कराची जैसे शहर को जो एक ऐसा मैं कहती हूँ जहाँ पे खून की नहरें भी बह रही हैं, ज़ाहिर सी बात है जो जवान है मर जाता है, कभी कच्चा कुंडी में आपकी लाश मिलती है, कभी कुछ और होता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके पीछे किसी ताकतवर का हाथ ना हो, ये हो नहीं सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।